हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर एजुकेशंस और एकेडमिक की वीडियोस आती रहती हैं। तो मैंने आपको ज्योग्राफिकल 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसके बारे में मैंने आपको 2 वीडियोस पहले ऑलरेडी बनाकर डाल रखी हैं। तो आप उसको ज़रूर ध्यान से देखें और उसके अंदर आपको जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और आपको देखा जाए तो उसमें विचारधाराएँ सब क्लियर हैं। बाकी अभी लास्ट मैं पार्ट जो बना रहा हूँ, ये लास्ट पार्ट होगा हमारा इस चैप्टर का, जिसमें मैं आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आते जाते भी हैं। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं और कुछ जो हैं कि जो मतलब थोड़े से हार्ड भी हैं, डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चंस हैं। तो हम उनको ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हम उनको रेडी कर सकते हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखिएगा आप लोग। हाँ, देखिए आप लोग, जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होने जा रहे हैं सारे। तो इनके अंदर मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है रेड जेल के द्वारा दी गई परिभाषा। तो देखिए, रेड जेल आपको पता होना चाहिए। रेड जेल एक हमारे ज्योग्राफर थे जिन्होंने काफ़ी सारी परिभाषाएं दी हैं मानव भूगोल को लेकर के। तो इन्होंने मानव भूगोल के बारे में बताया कि मानव भूगोल क्या होता है। तो उसके लिए इन्होंने अपनी परिभाषा दी, जिसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है। तो उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग कि जो उनके द्वारा दी गई परिभाषा जो है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है पूरी। तो 1 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता तो आपको ऐसी कैसे उठाकर लिख देना है। उससे पहले आपको समझ लें कि ये होता क्या है, तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं इसको। क्योंकि देखिए, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन है। यानी कि मानव भूगोल क्या होता है कि मानव भूगोल एक ऐसी चीज़ होती है जो क्या करती है, जो कि मानव समाज जो है हमारे, यानी कि जो इंसान का सोसाइटी है, मानव क्या काम करता है, मानव के सभी क्रियाकलापों को के साथ साथ जो भी चीज़ें हमारे धरातल के ऊपर होती हैं, धरातल मतलब समझते हैं तो हमारी जो पृथ्वी के ऊपर जो भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं का, एग्जाम्पल के लिए प्रकृति हो गई, ये प्रकृति में जो भी चेंजेस आते हैं उन सभी चेंजेस का, या जो भी हमारे डेली की क्रिया होती हैं उन सभी क्रियाओं का मानव के समाजों से क्या संबंध है। उनके जो भी संबंध हैं मानव के प्रकृति से या धरातल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ें हमारी आज मौजूद हैं, चाहे वो हमारे पशु हों, चाहे वो प्रकृति हो, कुछ भी हो, उस सब का मानव से क्या संबंध है, उस अध्ययन की जो अगर हम देखते हैं, जो उसका हम अध्ययन करते हैं, वही मानव भूगोल होता है। अकॉर्डिंग टू रेड जेल ने ये वाली बात कही। तो आपको बस इसको ऐसे ही लिख देना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मानव भूगोल की जो परिभाषा है वो क्या थी। नंबर 2 हमारा आता है एलएनसी सैंपल। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एलएनसी सैंपल जो है हमारे, इन्होंने कौन सी परिभाषा दी है। तो इन्होंने जो परिभाषा दी है वो कि मानव भूगोल क्या है, कि मानव भूगोल हमारा अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। यानी कि समझेंगे ध्यान से तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इजी चीज़ है कि जो मानव भूगोल होता है वो क्या होता है, अस्थिर पृथ्वी। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो अस्थिर है, मतलब वो मूवमेंट करती रहती है, वो भी रोटेट होती रहती है। अगर आप देखेंगे परिक्रमा करती रहती है सूर्य की, पृथ्वी भी अस्थिर है। और साथ साथ मानव तो आपको पता ही क्रियाशील है, डेली कुछ नई नई एक्टिविटीज़ करता है, उसके दिन में हज़ारों क्रियाकलाप होते हैं। तो दोनों के बीच में जो भी संबंध होते हैं, पृथ्वी और मानव के बीच में जो भी संबंध है, उन सभी के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। देखिए, अगर आप देखें तो ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है, रेड जेल के और एलएनसी सैंपल में। बस कुछ वर्ड का डिफरेंस है, वहाँ पर अस्थिर पृथ्वी आ गया, यहाँ पर धरातल आ गया, बस थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वर्ड में आपको घूमना नहीं है। और उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, काफ़ी बार आ भी चुका एग्जाम के अंदर, प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर काफ़ी आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई परिभाषा का नाम बताइए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो भूगोलवेत्ता थे कौन थे, वो थे ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने हमारी तीसरी विचारधारा जो थी उसको उन्होंने उसका जन्म दिया। उसका नाम था नवनिश्चयवाद। देखिए, नवनिश्चयवाद ये नया निश्चयवाद था जो कि दोनों विचारधाराओं यानी कि संभववाद और निश्चयवाद के बीच में जो एक मध्य का काम करता है, सुलह करवाने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड नवनिश्चयवाद थी वो। आपको इतना लिखना है कि नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ज्योग्राफर थे। भूगोलवेत्ता आपको पता है कौन होते हैं, ज्योग्राफर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य ने रहने के लिए घर बनाया, नदी पार करने के लिए पुल बनाया। बताइए ये उदाहरण किस विचारधारा से संबंधित है।
तो देखिए, अगर आपको पता होगा कि नदी को पार करने के लिए पुल और घर बनाना, ये सब प्रकृति के अवसरों के द्वारा ही तो काम हुआ है। इसमें मानव ने दिखाया कि हाँ, सब कुछ संभव है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं संभववाद। संभववाद, देखिए संभववाद सिंपल एकदम नॉर्मल सी वर्ड में आता है, इसलिए सबसे आसान काम हमारा संभववाद हो जाता है यहाँ पर। तो इसमें आपको ये जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये संभववाद के एग्जाम्पल हैं। इसको आपको तो देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन उसकी तरफ देखते हैं कि अन्वेषण क्या होता है। अन्वेषण देखते हैं। अन्वेषण एक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा ये, अन्वेषण क्या होता है। देखिए, अन्वेषण हमारा खोज करना होता है। अन्वेषण का मतलब एक बार एक नंबर पूछ लेता है कि अन्वेषण क्या है, तो ये एक हिंदी का वर्ड है अन्वेषण। इसका मतलब नॉर्मल सी भाषा में खोज करना या शोध करना, इसका आंसर होता है। तो आपको समझ में क्वेश्चन यहाँ तक आ गए होंगे। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन है आज का कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के लेखक कौन है। ये बुक थी हमारी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़, वो एक किताब है। इसमें हमारे जितनी भी प्रजातियां हैं उन सब के बारे में बता रखा है, सब प्रजातियों के बारे में बेसिकली। तो वो किताब किसने लिखी थी? वो किताब लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन ने ये किताब लिखी थी, तो इसका 1 नंबर में आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एंथ्रोजोग्राफिक्स किताब किसने लिखी। तो ये लिखी थी रेड जेल ने। ये किताबों के नाम भी कई बार उसके नाम पूछ लेता है कि ये वाली बुक किसने लिखी, वो किताब किसने लिखी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो किताबें हैं इसमें 2 ही नाम खास करके हैं, रेड जेल और चार्ल्स डार्विन। तो इन्होंने तो किताबें जो लिखी हैं, इनके किताबों के नाम और लेखक के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो 1 नंबर में किसी का भी नाम पूछ लेता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये कि मानव प्रकृति का दास है, वह प्रकृति के नियमों से बाहर नहीं जा सकता और उसके सारे क्रियाकलाप प्रकृति से प्रभावित थे। ये विचारधारा ये जो उदाहरण है, ये विचारधारा से कौन सी विचारधारा से संबंधित है, ये वाला उदाहरण आपको ये बताना है। तो जैसे कि आपको पता लग रहा है कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जो प्रकृति का दास होता है मानव, हमारी आदिम अवस्था से मानव प्रकृति का दास था। प्रकृति के नियम उस पर डिपेंड थे, वो कुछ नहीं कर सकता मतलब अपनी मर्जी से। ये सब चीज़ें हमारा आता है निश्चयवाद विचारधारा के अंदर। देखिए, निश्चयवाद विचारधारा आपको पता लग गई। तो इस विचारधारा के अंदर हम आपको ये वाली सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। ये इसका एग्जाम्पल था, ये भी इंपॉर्टेंट। कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जो कि बच्चों को आसानी से नहीं पता होते, घूम जाते हैं। तो याद रखना है आपको, विचारधारा ध्यान से पढ़नी है। स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो भेज रखी है, उसको एक बार ध्यान से देखिएगा आप, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सी विचारधारा का कौन सा एग्जाम्पल है। उसी में से इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए लास्ट, रुको और जाओ से क्या तात्पर्य है। रुको और जाओ एक ऐसी विचारधारा है जो नव निश्चयवाद से संबंधित है। देखिए, ये एक विचारधारा का ही एक कह सकते हैं प्रकार है। इसमें उन्होंने बताया था कि एक रुको और जाओ में उन्होंने बताया कि रुको और जाओ क्या होता है कि अगर आपको अपना विकास करना है या मानव को बात समझनी है प्रकृति की, तो देखिए उसके बारे में उन्होंने अपने एग्जाम्पल दिया कि आप रुकिए और उसके बाद विकास कीजिए, यानी कि प्रकृति की तरफ ध्यान दीजिए, रुकिए और उसके बाद अपना विकास कीजिए। तो ये विचारधारा हमारी नव निश्चयवाद की से संबंधित है, जो कि ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर मेंशन है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का कि नियतिवाद और पर्यावरणवाद किस विचारधारा संबंधित है। तो वो हमारे हैं निश्चयवाद संबंधित है विचारधारा। ये जो शब्द हैं, देखिए निश्चयवाद के भी कई सारे नाम हैं। निश्चयवाद का एक नाम है नियतिवाद भी है, पर्यावरणवाद भी है। तो ये सब तीनों वर्ड जो है ना, ये एक ही चीज़ के हैं। इनमें से अगर आपको एग्जाम में कोई सा वर्ड भी देकर पूछ ले कि ये विचारधारा कौन सी है या इस विचारधारा में कौन कौन चीज़ें आएंगी, तो आपको याद रखना है कि इनके सिमिलर नेम है, इनके पर्यायवाची नाम है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये नियतिवाद, पर्यावरणवाद और निश्चयवाद, ये तीनों एक ही विचारधारा के नाम हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक ही के हैं। संभववाद का जो है वो, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ यहाँ पर संभववाद एक नाम है और दूसरा यहाँ पर नहीं है, उसका एक नाम और अगर हम देखें तो मानववाद भी है, मानवतावाद जिसे हम कहते हैं। मानवतावाद संभववाद का नाम है और निश्चयवाद के 3 नाम हैं, नियतिवाद, पर्यावरणवाद और निश्चयवाद। ये तीनों नाम हमारे पहली विचारधारा संबंधित है और दूसरी विचारधारा संभववाद के 2 नाम हैं और नव निश्चयवाद का सिर्फ रुको और जाओ और एक नव निश्चयवाद 2 नाम हैं। तो आपको इन विचारधाराओं के नाम भी याद रखने हैं कि इनको सिमिलर नेम भी हैं। इनसे से अगर पूछ लिया तो आपको याद रहना चाहिए कि हमने क्या कौन सी चीज़ कहाँ पर थी। चलिए फिर आज ही हम ये वाली वीडियो यहाँ क्लोज करते हैं और आपने जो समझा यहाँ पर उसको बताइए किस तरीके से समझ में आ रहा है आपको, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करते रहिए। और उसके साथ साथ आप अगर आपको इसमें क्वेश्चन में कोई क्वारी हो, जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो, उसको आप पूछ सकते हैं।
जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।